ओके जी, स्ट्रक्चरल क्वेश्चन मॉडल, complex model, an extension of regression and general linear models। जो भी हम नॉर्मल रिग्रेशन को कर रहे हैं इसकी एक्सटेंशन का नाम है ये। Also can fit more complex model like confirmatory factor analysis and longitudinal data। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एसपीएसएस के अंदर आप टाइम सीरीज एनालिसिस करना हो, अभी एसपीएसएस में टाइम सीरीज एनालिसिस होता है, लेकिन जब इसको प्रॉपर्ली स्ट्रक्चरल क्वेश्चन मॉडलिंग को डेवलप किया गया, इस कंसेप्ट को लेके आ गया, उसको टाइम सीरीज का लॉन्गिट्यूडनल रेशियो का डाटा का इशू था। अभी इसमें पॉसिबल है कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, मीन मेजरमेंट एनालिसिस जो नेक्स्ट वर्क का आपका हिस्सा है वो इसके अंदर परफॉर्म होता है। तो मल्टीपल रिग्रेशन, क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं कि जो सिंपल रिग्रेशन है जो एसपीएसएस में टेस्ट होती है वो सिंपल एक डिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट को चेक कर रही होती है, लेकिन आप यहाँ पे 10 इंडिपेंडेंट, 10 डिपेंडेंट, 2 मीडिएटर, 10 मीडिएटर, 4 मॉडरेटर को भी लेके आए, वो एक कॉम्प्लेक्स मॉडल की शक्ल तैयार कर जाएगा। तो एसपीएमओएस के अंदर या एससीएम के थ्रू हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉडल को टेस्ट करते हैं। बेसिकली जो फैमिली ऑफ ट्री ऑफ एससीएम ये बड़ा जरूरी है। टी टेस्ट से नोवा, नोवा से मल्टीपल नोवा, रिपीटिंग मेजर डिजाइन, ग्रोथ कर्व एनालिसिस, बाइवेरिएट कोरिलेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, पाथ एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस, कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, एंड देन वी मूव टू द स्ट्रक्चरल क्वेश्चन मॉडलिंग। स्ट्रक्चरल क्वेश्चन मॉडलिंग में ये तमाम के तमाम टेस्ट समझ लीजिए के रन होते हैं, ये सब का चेक है, क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में टी टेस्ट, नोवा और मल्टीपल पढ़ चुके हैं, रिपीटिंग मेजर तक पढ़ा हम लोगों ने, और मल्टीपल रिग्रेशन आज हमने पढ़ा, बाइवेरिएट। नेक्स्ट वर्कशॉप में हम ये वाला पोर्शन करने वाले हैं जो इसके साथ लिंक करेगा, और आज हम पाथ एनालिसिस और स्ट्रक्चरल क्वेश्चन मॉडल को पढ़ने वाले हैं। दोनों है, ये भी स्ट्रक्चरल क्वेश्चन मॉडल है, लेकिन इसमें ऑब्जर्व वेरिएबल्स आते हैं और इसमें अनऑब्जर्व वेरिएबल आते हैं, और इनके साथ आपका अटैच होता है लेटेंट ग्रोथ कर्व एनालिसिस। जब आप लोग लॉन्गिट्यूडनल डाटा या मल्टी ईयर्स का डाटा या रिपीटेड मेजर टाइप टेस्ट करना चाहते हैं तो लेटेंट ग्रोथ कर्व मतलब मल्टीपल एसएम जो एसईएम है, स्ट्रक्चरल क्वेश्चन मॉडल हैं वो रन होते हैं, लेकिन आज हमारा फोकस पाथ एनालिसिस पे और स्ट्रक्चरल क्वेश्चन मॉडल पे है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, व्हाट इज मीन कोरिलेशन, कॉजेशन, मीडिएशन एंड मॉडरेशन। अब ये सिंपल मॉडल्स हैं जो हम एसपीएसएस में रन कर सकते थे। अगर इसको फर्दर डिस्कस करें, रिग्रेशन क्या होती है, रिग्रेशन का पर्पस क्या है, टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड अनडिपेंडेंट वेरिएबल्स। टेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, आर मीन वेरिएंस होमोसेलेस्टिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आर मीन ये एक ऐसा वेरिएंस है जो यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो इसके अंदर इफेक्ट डालते हैं। तो आप वो वेरिएबल इन 3 के अलावा हम अज्यूम करते हैं, या वो स्टैटिस्टिक के थ्रू एक वैल्यू निकलती है, एरर टर्म बोलते हैं उसको। तो ये आपका कंटिन्यूस वेरिएबल होगा, ये भी आप लोग कंटिन्यूस और कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं। तो बेसिकली जनरल लीनियर रिलेशनशिप को चेक किया जा रहा है, आर को फिलहाल साइड पे रखें। तो आप ये सिंपल रिग्रेशन मॉडल आपका रन हो रहा है, इट्स अ सिंपल मॉडल। बिसाइड इन स्ट्रक्चर मॉडल आप लोगों का काफी कॉम्प्लेक्स मॉडल हो जाता है, जिसमें आपका ये वाला एक अलग मॉडल है, ये वाला एक अलग मॉडल है, ये वाला एक अलग मॉडल है। हर मॉडल के साथ आपको R1, R2, ये E बेसिकली एरर टर्म्स हैं जो यूज होंगी, जिसमें मल्टीपल आपके रोल प्ले हो रहे हैं। मतलब देखिए ये यहाँ पे भी जा रहा है, ये यहाँ पे भी आ रहा है। तो अगर मैं इस रिलेशन से देखूँ IVDV, अगर इस रिलेशन से देखूँ IVDV, ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, और इस रिलेशन से देखूँ IVDV, इट मीन ये तीनों वेरिएबल, ये बेसिकली इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, और ये भी डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और 2 डिपेंडेंट वेरिएबल आ गए, तो ये एनालिसिस एसपीएसएस में रन नहीं होगा। तो इसको एनालाइज करने के लिए स्ट्रक्चरल क्वेश्चन मॉडलिंग देखना पड़ेगा। टू टेस्ट द स्ट्रक्चर एंड मेजरमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वहां पे जाके आप लोगों की स्ट्रक्चरल क्वेश्चन मॉडलिंग टेक्निक है यूज होती है। इज इट क्लियर? अगर हम दोनों में डिफरेंस करें, रिग्रेशन, एसईएम और पाथ एनालिसिस में एम क्या होता है, मैक्सिमम आर स्क्वायर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। हमने यहाँ पे मैक्सिमम आर स्क्वायर की वैल्यू करनी होती है कि आपकी कितना चेंज आ रहा है इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट में। बट बिसाइड दैट रेप्लिकेट अ सैंपल वेरियस कोवेरियंस मैट्रिक्स। होता क्या है कि इसमें जो डाटा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो थ्योरी एग्जिस्ट कर रही होती है ना, उसको निकाला जाता है। वो जो एक होता है एक्चुअल वेरियंस आपका जो आपने डाटा कलेक्ट किया, उसमें से एसपीएसएस क्या करता है कि देखता है कि कौन सा ऐसा डाटा जो आपस में रिलेशनशिप रखता है
वो उसमें से एक समझे कि सैंपल मैट्रिक्स का नाम हम उसको दे सकते हैं, इसके डाटे के अंदर से वो एक स्ट्रक्चर को उठाता है। मतलब इस तरह की टेक्निक है कि डाटे के अंदर हो सकता है बड़ी अबनॉर्मलिटीज वो डाटे में पाई जाती हो, मल्टीक्यूनलिटी हो, मल्टीवेरिएट आउटलायर्स हो, लेकिन इसके बाद भी डाटे में से एक ऐसा स्ट्रक्चर उठाता है। और याद रखें रिग्रेशन में हम जो मॉडल सोचते हैं वही मॉडल बनता है, लेकिन इससे हम पाथ एनालिसिस की ये ब्यूटी है कि ये आपको मुख्तलिफ मॉडल देता है, कहता है ये रिलेशनशिप थी तो ये रिलेशनशिप के थ्रू मॉडल चेक कर लो। वो हम हमारा सोशल साइंसेज का क्या होता है हमेशा फोकस कि हम वही चीज प्रूव करना चाहते हैं जो हम सोचते हैं, लेकिन ऐसे हम आपको मल्टीपल ऑप्शन देता है। आप अगर फर्ज करें आपने ए का बी का सी पे इफेक्ट डाला है तो आपको कहेगा हो सकता है कि ए का बी पे इफेक्ट नहीं है, ए का सी पे इफेक्ट है, बी का सी पे, ए और बी का आपस में इफेक्ट नहीं है, लेकिन आप कहेंगे मुझे ए और बी का ही प्रूव करना है वरना थ्योरी गलत है। तो ये आप लोगों को मल्टीपल मॉडल्स बना के देता है, जिस वजह से कहते हैं रेप्लिकेट सैंपल वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स कि आप डाटा जिस तरह का भी देंगे कि उसमें से कोई ना कोई रिजल्ट ऐसे निकाल के देगा जो आपके लिए सूटेबल होंगे। मॉडल सिंपल कम्प्लेक्स है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स में सिंगल होता है, उसमें मल्टीपल होते हैं। कंट्रोल वेरिएबल फर्स्ट ब्लॉक और वेरिएबल, मतलब आपने जो भी पहले वेरिएबल देखा स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 1 में आपने कंट्रोल वेरिएबल डाले, यहाँ सारे वेरिएबल एक ही दफा डाले जाते हैं। मल्टीप्लिसिटी यहाँ किसी सूरत में लो नहीं है। आने वाले दिनों में वर्कशॉप अनाउंस नहीं है, लेकिन अनाउंस करूंगा जिसमें हम नॉर्मलिटी अजम्पशन को टेस्ट कराना सिखाऊंगा आपको कि होमोसेडेस्टिसिटी, हेटेरोसेडेस्टिसिटी, मल्टीवेरिएट, आउटलायर, रेसिडुअल प्रेडिक्टर्स, इनको कैसे मूव करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, ताकि डाटा जितना ज्यादा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उतना बेहतरी आएगी। तो कैसे जज करना हमारे क्वेश्चन में इशू है, इसके ऊपर एक वर्कशॉप आने वाले दिनों में है, तो उसमें हम लोग देखेंगे मल्टीकुलरिटी को। तो नॉट लोड किस में रिग्रेशन में हर हाल में मल्टीकुलरिटी को खत्म करना है आप लोगों ने। इसमें हम मिलान नंबर्स कैसे लगाते हैं वहां से मल्टीकुलरिटी का पता चलता है, लेकिन इसकी एक ब्यूटी है कि मल्टीकुलरिटी के बावजूद भी आपको डाटा में से अच्छे रिजल्ट देता है। डेटा टाइप ऑब्जर्वेशनल, यहाँ ऑब्जर्वेशनल एक्सपेरिमेंटल दोनों इस्तेमाल होता है। जिन लोगों को एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी अप्लाई की है उन लोगों को ये समझ आएगी कि कैसे हेल्प करता है। तो मैंने बोला लेटेंट ग्रोथ का वो मॉडल वो एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी का हिस्सा है, तो इसमें एक्सपेरिमेंटली लगती है टेस्टिंग इसमें नहीं होती। डाटा फिटिंग ये सिर्फ आइडेंटिफाई करता है, सिर्फ फिट करता है आपका मॉडल हाँ कि आपका डाटा फिट है कि नहीं है, लेकिन ये ओवर आइडेंटिफाइड करता है। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये थोड़ी सी स्टेटिस्टिक की बातें, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 रख के हम चलते हैं। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा बेहतर की तरह सोची जाती है कि अल्टीमेटली यहाँ पे जब मॉडल एक ही फिट करना डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, जहाँ पे मल्टीपल मॉडल निकलते हो तो वहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगी। तो ये ओवर आइडेंटिफाइड करता है, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है ये एसईएम की। इंटरप्रेशन चेंज इन ऑब्जर्वेशन, चेंज इन मतलब इसमें यह है अगर हम 100 पे खड़े हैं तो 200 पे जाने से क्या तब्दीली आएगी। चेंज फ्रॉम मैनिपुलेशन मतलब तब्दीली नहीं कर देगा, वो कहेगा इसको मैनिपुलेट कर दो, इसी को 200 करो। एक होता है कि आप यहाँ से यहाँ मूव करो, ये है चेंज इन ऑब्जर्वेशन। आप कहते हैं वहीं पे रहते हुए उसी में वैल्यू इंटीग्रेट करके देखो, आप ये ना देखोगे 100 to 200 मूव करने पे तब्दीली क्या आएगी। वो कहता है नो आप 100 को इधर 200 करो ना इधर ही इसी वैल्यू में, तो बाकी इफेक्ट चेक करो। मतलब यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के अंदर ना वो वैल्यू को मैनिपुलेट करता है खुद से इस टेस्ट की, क्योंकि इसमें कोवेरियंस है। ये कौन सी अप्रोच है? कोवेरियंस बेस्ड अप्रोच है। इसमें दो वेरिएबल आपस में कितना इकट्ठे वेरिएट कर रहे हैं। वेरिएंस बेस्ड अप्रोच होती है अगर इसमें 2% डेविएशन हुई है तो उसमें कितनी डेविएशन हुई। तो वेरिएंस बेसिकली स्केयर रूट है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर ले लेंगे तो वेरिएंस कैलकुलेट होता है। तो वो बेसिकली बताता है दोनों में वेरिएंस कितना है। मतलब जब इन लोगों को 1 से 2 पे मूव किया गया तो इन लोगों का वेरिएंस क्या आया। लेकिन जो ये वाली अप्रोच है ये कोवेरियंस बेस्ड अप्रोच है कि जब 1 को हमने मैनिपुलेट करके 2 पे कन्वर्ट किया तो ये आपस में कितना इकट्ठे कोवेरी किए, मतलब किस तरीके से इकट्ठे मूव किए। तो ये कोवेरियंस बेस्ड अप्रोच है और ये वेरिएंस बेस्ड अप्रोच है। इसी बिना पे लोगों का ख्याल है कि ये कोवेरियंस बेस्ड है, बात स्टेटिस्टिशियन का तो लोग बिलीव नहीं करते। तो दो स्कूल ऑफ थॉट बनते हैं, वेरिएंस बेस्ड अप्रोच और कोवेरियंस बेस्ड अप्रोच। तो लोग हमेशा रिग्रेशन फॉलो करते हैं जी आई एम वेरिएंस बेस्ड अप्रोच फॉलोअर, मैं कोवेरियंस को फॉलो ही नहीं करता। इस बिना पे अब एसईएम के एमओएस के मुकाबले में वेरिएंस बेस्ड सॉफ्टवेयर आया है स्मार्ट पीएलएस या पीएलएस ग्राफ या पीएलएस एसईएम, ठीक है। तो वो यूज होता है। वो भी एक चूंकि अभी लोगों में उसकी इंटेंशन डेवलप हो रही है कि हमें वो सिखाया जाए वेरिएंस बेस्ड सॉफ्टवेयर। वो भी इन फ्यूचर आप अगर कोई इंटरेस्टेड हो कि हमें को वेरिएंस बेस्ड में वेरिएंस बेस्ड सीखें तो वो भी सीख सकता हमसे स्मार्ट पीएलएस। और वो फ्री सॉफ्टवेयर है अप टू 200 रिस्पॉन्डेंट, उसके बाद आपको खरीदना पड़ेगा। तो वो सेम एसईएम की तरह लेकिन वो अप्रोच यूज करता है वेरिएंस बेस्ड।
ये अप्रोच यूज करेगा मोस्ट कोवेरियंस बेस्ड। इक्वेशन 1 एट ए टाइम, यहाँ सिमुलटेनियसली बहुत सारी इक्वेशन टेस्ट होती हैं और जनरलाइजेबिलिटी हम यहाँ से देखते हैं कि एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या है, हाई है, लो है, इन बिटवीन है। तो यहाँ पे तमाम रिजल्ट को फोकस करके चल रहे होते हैं। यहाँ पे आर स्क्वायर को हम सिर्फ नहीं देखते, यहाँ पे हम आर स्क्वायर की बेस पे पूरे के पूरे मॉडल को डिपेंड करते हैं। लेकिन अब चूंकि रिग्रेशन और एसईएम है, लेकिन अब लोगों की है कि जो एसईएम है वो कोवेरियंस बेस्ड अप्रोच है। अब लोगों ने नाम दिया है पीएलएस एसईएम, मतलब वेरिएंस बेस्ड अप्रोच। तो मैं कल रात को स्टडी कर रहा था तो मैंने इसका डिफरेंस इंक्लूड किया इन दोनों के दरमियान। तो ये है कि पीएलएस एसईएम और एसईएम में क्या फर्क है। वेरिएंस बेस्ड कोवेरियंस बेस्ड, ठीक है ना, वेरिएंस बेस्ड कोवेरियंस बेस्ड, एसपीएसएस, स्मार्ट पीएलएस एंड इमोस। तो वही सिंपल कम्प्लेक्स सिंगल मल्टीपल फर्स्ट ब्लॉक वेरिएबल, यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल की ऑप्शन नहीं होती है। और यहाँ पे तमाम अलाउड फॉर सम टाइप्स ऑफ रिग्रेशंस, मतलब मल्टीकुलरिटी। वैसे मल्टीकुलरिटी लो ही नहीं है, लेकिन सम टाइप्स है, यहाँ भी लोड जस्ट आइडेंटिफाइड ओवर आइडेंटिफाइड कोवेरियंस बेस्ड है। चेंजिंग ऑब्जर्वेशन चेंज फॉर्म मैनिपुलेशन, वन एट ए टाइम। तो देखिए यहाँ पे भी वन एट ए टाइम आप कह लें सिमुलटेनियसली। अब नजर आता कॉम्प्लेक्स मॉडल ही है ये जो स्मार्ट पीएलएस है। अब क्यों, जहां पे मैं कंट्राडिक्ट करता हूं कि जो स्मार्ट पीएलएस सॉफ्टवेयर जो वेरिएंस बेस्ड आपका कॉम्प्लेक्स मॉडल रन करता है वो बेसिकली मल्टीपल रिग्रेशन रन करता है। मतलब कि सारे रिग्रेशन अलग रन करके उनका रिजल्ट इकट्ठे शो करता है। तो हम लोग कहते हैं कि वो मल्टीपल रिग्रेशन एसईएम रन हो गया, लेकिन ये ऐसा नहीं करता। ये एक ही वक्त में पूरे मॉडल को रन करता है। ये कभी भी सेकंड रिग्रेशन, जिस तरह आप लोगों ने 4 इंडिपेंडेंट है, 2 डिपेंडेंट है, तो वो क्या करेगा, एक डिपेंडेंट का अलग एनालिसिस रन करेगा, एक डिपेंडेंट का अलग एनालिसिस करेगा, फिर दोनों के रिजल्ट को इकट्ठे शो करके दिखाएगा। होगा तो कम्प्लेक्स ही, लेकिन उसमें क्या होगा, वो वन एट ए टाइम रन कर रहा होता है। लेकिन एक वक्त में तमाम के तमाम, ये जो अप्रोच है कोवेरियंस अप्रोच, एक वक्त में तमाम के तमाम आईवीज का डिवीजन चेक करती है। तो इसलिए मैं आंशिक विद दिस ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक ये इकट्ठा रिग्रेशन रन करती है, वन बाय वन रिग्रेशन। नजर आने में दोनों इकट्ठे रन कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली पीछे जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, वन बाय वन रिग्रेशन रन करके रिजल्ट दिखाता है, लेकिन ये इकट्ठे रन करता है। जैसे आज के फ्यूज किया और यहाँ पे तमाम रिजल्ट्स है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो आपके सामने टेबल है, अब इस बिना पे 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ लिख सकते हैं कि व्हाई आई यूज एसईएम, व्हाई आई यूज पीएलएस एसईएम, व्हाई यूज रिग्रेशन। और रेफरेंस देना है तो किसी भी बंदे का रेफरेंस, जैसे बुक का इसमें चलेगा, क्लाइंट का दे रहे, केनी का दे रहे, बारबरा ब्राइन का दे रहे, इसमें और कौन सी बुक आती है, इसमें एंडरसन गर्बिंग है, फॉरेन लेकर है, किसी का भी रेफरेंस दे रहे। सब लोगों ने ये बातें की हैं, लेकिन ये सम अप फॉर्म है। ये मेरे एक दोस्त है ऑस्ट्रेलिया में, वो वहाँ पे सिद्धि पिचीवान क्या नाम है, तो उनके साथ कन्वर्सेशन, तो उसके साथ डिस्कशन हुई, तो उसने बहुत बड़ा प्यारा मॉडल हमें डिजाइन किया, ताकि जब कभी भी लोगों को जरूरत पड़ती है ना, इनमें डिफरेंस के हमें मॉडल दे देते हैं उनको। हम ग्रुप में बैठते हैं ना, कि बड़ा प्यारा इंटरनेट चीज है, यकीन जाने तो सवाल करते हैं तो उसे जवाब आता है, हम साथ सोर्सेज शेयर करते हैं कि आप अगर इसी के ऊपर लिखेंगे तो 4 पेज आपको इसी के ऊपर पढ़ लेंगे। जब इस तरह लॉजिक के साथ बात करेंगे तो अल्टीमेटली कोई भी बंदा आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। वो स्टैटिस्टिशियन का काम है कि व्हाट इज चेंज फ्रॉम मैनिपुलेशन। आप इनको समझना चाहते हैं तो आपको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 3 ऑफ देम। ओके, स्ट्रक्चरल क्वेश्चन मॉडल्स, एबिलिटी टू फिट, व्हाट फिट, नॉन स्टैंडर्ड मॉडल्स। आपके जहन में एक मॉडल आता है जो कि रिग्रेशन के थ्रू प्रूव नहीं है, आप इसमें डाटा डाल दें, वो बताएगा कि मॉडल फिट है कि नहीं है। रिग्रेशन में हम बाउंड होते हैं, ये करके देखो, ये करके देखो, ये करके देखो, ये पूरे का पूरा मॉडल दे दें, आपको बताएगा कि ये मॉडल फिट है कि नहीं फिट, क्योंकि इसमें मॉडल फिट इंडिसेस होते हैं, जो आज की टॉपिक केस है। मॉडल फिट इंडिसेस हमें बताते हैं कि किस लेवल पे मॉडल फिट है और किस लेवल पे मॉडल फिट। हम क्या करते हैं, एक पाथ हटाते हैं, एक पाथ लगाते हैं, तो हमारे मॉडल फिट इंडिसेस आ जाते हैं। डेटाबेस विद ऑटो कोरिलेटेड एरर स्ट्रक्चर्स, टाइम सीरीज एनालिसिस होता है, लेकिन का मॉडल होते हैं डेटाबेस विद नॉन नॉर्मेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड। हम कहते हैं कि डाटा नॉर्मल नहीं है तो क्या लगा दो, नॉन पैरामीट्रिक। अगर आपका डाटा 500 600 700 बंदे का डाटा और डाटा में नॉर्मलिटी इश्यूज हैं, इमोस या एसईएम में, आप लोग नॉन नॉर्मल डाटा के ऊपर भी टेस्ट रन कर सकते हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक कि डेटाबेस विद नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल्स को भी हम लोग इसमें टेस्ट कर सकते हैं। डेटाबेस विद इनकम्प्लीट डाटा, अक्सर का क्या होता है कि हमारे डाटा में मिसिंग वैल्यू आती है, क्योंकि अब मैं ये बात नहीं करता कि मैनुअल डाटा, मैं हमेशा अजम्पशन करता हूँ कि डाटा ऑनलाइन कलेक्ट हुआ इन द फॉर्म ऑफ गूगल फॉर्म या कॉर्टेक्स, कोई भी आपने सर्वे मॉडल यूज किया, लोग डाटा फिल कर रहे हैं तो उनसे कोई वैल्यू मिस हो गई,
डाटा में तो मिसिंग वैल्यू है, एसपीएसएस कभी भी रन नहीं होगा, रिग्रेशन कभी भी रन नहीं होगी तो डाटा में मिसिंग वैल्यू होगी। बट द ब्यूटी ऑफ द एससीएम ये मिसिंग वैल्यू की चेक करता है, और मिसिंग वैल्यू जो डाटा में हो तो हम इसको बताना पड़ता है कि मिसिंग वैल्यू को क्या करें। ये वही काम करता है जो मैं पिछली वर्कशॉप में बता रहा था कि आई डू मैनिपुलेशन। जब डाटा में मिसिंग वैल्यू आती है तो उसका मतलब मैं रिस्पॉन्डेंट को जाया करूँ, मैंने मिनट का डाटा कट किया, अगर उसने 57 में से 56 का आंसर दिया, 57 का आंसर नहीं दिया, मैं केस डिलीट नहीं करूंगा, मैं ये देखूंगा उसने उसी वेरिएबल के रिलेटेड बाकी 5 क्वेश्चन में क्या आंसर दिया, मैं उसका उस 5 क्वेश्चन में जो मॉड वैल्यू होगी मोस्ट रिपीटेड वो रिप्लेस कर दूंगा। अब इस तरह तो करूंगा तो मैनिपुलेशन है, जब इमोज के थ्रू करूंगा तो वो मैनिपुलेशन है। इमोज में बताना पड़ता है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड टेस्ट लगाओ, जो भी उस वेरिएबल में मिसिंग वैल्यू है उसी के रिलेटेड वेरिएबल में जिसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है वो आप उसमें प्लेस कर दो। वो हम मैनिपुलेशन नहीं मानते जी, क्योंकि हमने हाथ से करना होता है, इसको हम मैनिपुलेशन मानते हैं। तो मैनिपुलेशन का मतलब और है और इस तरह एडजस्टमेंट करने का मतलब और है, और इसकी गुंजाइश होनी चाहिए। अगर डाटे में अगर ऐसा किया तो लिमिटेशन मिली कि मेरी इतनी मिसिंग वैल्यू थी तो मैंने ये काम करके इसको किया, हो सकता है इस वक्त रिजल्ट पे इफेक्ट आया हो, बाकी लोग सर्च करें टेस्ट करें, लेकिन हम लोग ये समझते हैं बस तूने कोशिश ऐसी क्यों की, बस गर्दन डाल दे, डोंट गो बियॉन्ड द पैराडाइम, डोंट शिफ्ट योर पैराडाइम, बस ठीक है, ड्रा मार दे। मैं यहाँ वैसे एक्टिंग करके वैसे बताऊँ आपको जिसका मेरा डिफेंस हो रहा ये इतना होता है सर, इतना होता है। तो बेसिकली कहने का मकसद सिर्फ ये है कि बड़ा कुछ होता है डिफेंस में, तो हम का फ्यूचर हमारे हाथ में है। हम आप सब आने वाले वक्त में जब बैठे होंगे किसी साथ तेजी में, हमारा जो फोकस है वो ये होना चाहिए कि टू सपोर्ट द स्टूडेंट, टू इंटीग्रेट द रिसर्च इन द स्टूडेंट, टू बूस्ट देम, टू प्रमोट देम। गलत डाटा लेके आओ, डाटा तो लेके आए, उन्हें प्रमोट करें ना, कोई मसला नहीं है। सारे हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गए हैं, कोई मसला नहीं। मैं पेपर देता हूँ जिसमें 25 हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुए। अब मुझे शौक है डाटा एनालिसिस करने का, मैं लोगों के कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स मॉडल बना रहा हूँ। जितने मेरे स्टूडेंट्स सारे रहे हैं ये मॉडल तो पीएचडी का, मैं क्या हुआ पीएचडी का काम करूँ, मैं हूँ ना सर। मानते हैं अभी एक मॉडल अभी आपको शो करूंगा, देयर 67 हाइपोथेसिस, 67 हाइपोथेसिस मैंने एनालिसिस किया। लोग ये नहीं कर सकता भाई, ना कर सकते ना करो, तुम ना मानो, तेरी स्किल नहीं है आपकी तो आप मेरे साथ तो वैसे ना करें। मैं आपको विद लॉजिक एविडेंस तो बता रहा हूँ कि मोस्ट डेफिनेटली फिजिबल है। फिर उसमें भी मल्टी ग्रुप मॉडलिंग टेक्निक है। मैं मुझसे लॉजिक पूछे, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट व्हाट द स्ट्रेटजी आर रनिंग बिहाइंड दैट, आई एम कंसर्न अबाउट कि मेरी लॉजिक गलत है कि सही है। अगर गलत है आप मुझे एक रेफरेंस देकर फलां से करते गलत है, लॉजिक भी नहीं देनी, नहीं 2 नंबर डाटा लेके आएगा तो मुझे क्या आएगा, मतलब इस पर वो बात करेंगे। स्टूडेंट स्टेप बैक, ये ना अब इशू सिर्फ ये है कि हर चीज पॉसिबल है। मैंने अपनी इम्पॉसिबल की लिमिट्स को टच कर रहा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिस मल्टी लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं समझता था ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने डिगो शुरू किया तो ऐसे लोग स्टूडेंट हैं जो रिसर्च इस तरह छोड़ देते हैं, इस तरह का एनालिसिस को करता ही नहीं है। स्टैटिस्टिशियन के पास जाओ, अच्छा बताएंगे, 2 महीने 3 महीने बाद पता चलता कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद एक मतलब मैं टेस्ट करना होता है ना, मतलब लोग मेरे पास से टेस्ट शायद करने के लिए आते हैं, मुझे पूछते हैं, फोन करते हैं, सब क्लास सेटिंग में कौन सा एनालिसिस लगेगा। हो सकता है बुक खोल के बैठे हो, भाई इंसान हो, कंप्यूटर तो नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद अभी ट्राई माय बेस्ट के क्या है, नहीं तो टाइम मांगूंगा। क्योंकि हमारा काम है कि हम इतने इन चीजों को ग्रिप कर लें कि जब भी स्टूडेंट चल के आए तो उसके लिए मोटिवेशन का रोल प्ले करें। अभी एक मोहतरमा ने पीएचडी कंप्लीट किया जीसी यूनिवर्सिटी से। आई वाज नॉट मतलब कि इतना ज्यादा उन लोगों को मेहनत होती है, तो मुझे पता चला कि वहाँ पे गोरे पढ़ाते हैं जीसी यूनिवर्सिटी में मैथ डिपार्टमेंट के अंदर, और हर बंदे को एडमिशन नहीं मिलता पीएचडी में। साहब मैं बेसिकली गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर लोग ने उसको टेस्ट, हम प्रोफेसर ने कहा कि मैं आपको बताता हूँ ये अच्छी पीएचडी स्टूडेंट है कहीं। उसने एक ऐसा क्वेश्चन पकड़ा जिसको पढ़ने के लिए जो पुराने प्रोफेसर थे 6-6 हफ्ते टाइम लिया। फिर कहते यार ये मुझे समझ नहीं आ रही कैसे हल होगा। जैसे ही वो पीएचडी स्टूडेंट के पास गए, वो भी पीएचडी रिसेंट की, उसको दिया, उसने पकड़ के उसी 4-5 पेज जो सवाल हल करके दिया। अब वहां से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि जब लोग मेरे पास डाटा एनालिसिस लेके आए तो वो ये मॉडल देख के मैं ये कह दूं ठीक है यार आधे घंटे में एनालिसिस हो जाएगा, मतलब कंप्यूटर का अगर मेरे हाल के थ्रू मैं उसके एनालिसिस कर दूंगा। जब आप ना का लफ्ज बोलते हैं ना, वो जो होता है वो बहुत पीछे चला जाता है और आपके बारे में नेगेटिव राय काम करना शुरू कर देता है। तो मैं कहने का मौका ये कि आपके जितने भी कम्प्लेक्स मॉडल हैं, आपने लोगों को सपोर्ट करना है, आपने लोगों को सहूलत देनी है कि आपने काम करें। तो इनकम्प्लीट डाटा है, डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डाटा मल्टीक्यूरिटी है, एससीएम इन तमाम ऑप्शन का सलूशन है, ये आपको एनालिसिस करके देता है। अब मिसालिया का नाम यहाँ पे लीजिएगा, बाकी सारों के साथ है।
हाँ नहीं, मैं मिस आगे बोल रहा हूँ कि उनका उनका कंसेप्ट है, स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है, और इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो पहलानी बात हो जाता है, अभी हम सिक्वेंशियल मीडिएशन में टेस्ट कर रहा हूँ आजकल कि हमारे पाकिस्तान में अभी तक जितने भी मॉडल रन हुए, एक मीडिएटर मीन कि आपका एक आईवी एक डीवी दरमियान में एक मीडिएशन हर बंदा चेक करता है। अभी आज तक मैं जिस पर काम कर रहा हूँ, एक आईवी एक डीवी दो मीडिएटर। तो अब ये लोग कहते हैं हाउ इज इट पॉसिबल, तो आप चेक कर लें, मेरे पास उसके लॉजिक भी है और टेस्ट भी है। 2 3 मीडिएटर 4 मीडिएटर 5 मीडिएटर दिए, मैं पांचों की पांचों सीक्वेंशियल चेक कर दूंगा। जिसको स्टैट आती है, आई वाज गुड इन मैथ, आई वाज गुड इन स्टैट, मैं उसको खुद से लिख देता हूँ। अभी एसपीएसएस में मैं खुद से अपने लिखता हूँ टूल। अगर यहाँ पे अगर आप एसपीएसएस में जाएंगे, अभी मैंने सीएफए का टूल अपना लिखा हुआ है, सीएफए आदिल बिलाल, ये मेरा टूल है। यहाँ पे सीएफए आदिल बिलाल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनको मैंने बनाया हुआ अपना, मैं अपनी सूरत के लिए बनाया हुआ। मैं तो अब इसके एसपीएसएस आगे जा रहा हूँ, मैं तो मैंने एसपीएसएस नहीं सीख रहा, मैंने आर सीखना, मैंने पाइथन सीखना है। एसपीएसएस की बेसिक कोडिंग पे आर चल रहा है, आर लैंग्वेज, आर पैकेज, और पाइथन चल रहा है। जिसको पाइथन और आर आता है, वो जो भी उसके जेन में मॉडल आता है, अगर उसको बेसिक स्टैटिस्टिक का पता है तो वो अपना फार्मूला खुद लिख सकता है। अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि मैंने अब अपने मॉडल लिखने, मेरे जेन में ये कंसेप्ट है, फलां पेपर से मेरी थ्योरी सपोर्टेड, जिस तरह मैं कह रहा हूँ। प्रीचर है, इसमें भी 2-3 मीडिएशन तक की सिक्वेंशियल मीडिएशन की जरूरत है। वो कोई बुलाया, साइकोलॉजी का प्रोफेसर है, स्टैट के मॉडल लिख रहा है, तो क्या मैं मैनेजमेंट साइंस का नहीं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता? इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप अपनी लॉजिक पर कितने स्ट्रांग हैं। अगर आपका लॉजिक स्ट्रांग है, बेस है, आप लिख दें, या तो दुनिया एक्सेप्ट करेगी या दुनिया रिजेक्ट कर देगी। उस वक्त मीडिएशन पे जब डेविड कैनी लिखा था, बड़े सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। डेविड कैनी ने जब बात की थी इंडेट इफेक्ट की, लोग समझते नहीं थे, फिर सोवियत टेस्ट लगाना शुरू कर दिया। आज वही मीडिएशन की टाइप डिफरेंट कर दी है। हम 3 मीडिएशन, नो मीडिएशन, फुल मीडिएशन, पार्शियल मीडिएशन। अब ज़ोहू एट अल 2008 में उसने मीडिएशन की 12 किस्में दे दी उसके अंदर। अब लोग उसको एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं, क्योंकि डेविड बैरन कैनी की मीडिएशन आसान है, उसकी मीडिएशन मुश्किल है। लेकिन एक दिन आएगा जब हम उसकी मीडिएशन पे भी काम कर रहे होंगे। इट्स डिपेंड ऑन अस कि वेदर वी आर सपोर्टिंग और वेदर वी आर नॉट सपोर्टिंग। ओके, सो एसपीएसएस एमओएस में 4 किस्म के वेरिएबल होते हैं। आईवीडीवी से निकल जाए, आईवीडीवी का मैं इसके साथ कंसेप्ट चेंज कर दूंगा। एक्सोजीनियस, एंडोजीनियस, ऑब्जर्व्ड एंड लेटेंट वेरिएबल्स। आईवीडीवी का कंसेप्ट था आप लोगों का, वैसे मैं इधर भी आईवीडीवी के नाम से ही एमओएस के अंदर बात करूंगा, लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा कि 4 नाम कॉमनली जब भी एमओएस की डिस्कशन होगी, एससीएम की डिस्कशन होगी, वहां पे आएगा एक्सोजीनियस, एंडोजीनियस, ऑब्जर्व्ड, लेटेंट वेरिएबल। Exogenous are known as independent variable and endogenous known as dependent variable। ये मेरा exogenous variable है, ये मेरा endogenous variable है। आप उसको IV और DV कॉल कर सकते हैं अपनी सहूलत के लिए, लेकिन जब भी बुक पढ़ेंगे तो वहां पे IV DV नहीं, वहां पे क्या होगा? exogenous, endogenous। Observed variable वो हमेशा इस फॉर्मेट में होगा, जो कि एक रेक्टेंगुलर टाइप, मुस्ततील, डब्बा टाइप शक्ल बनी होगी, जो कि हम कहलाएंगे मेजर्ड वेरिएबल। मेजर्ड वेरिएबल क्या होता है? जिसका एज है, एज डायरेक्ट मेजर होती है। आपसे ये पूछते हैं व्हाट इज योर एज, या व्हाट इज योर रिलीजन, व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस, ये ऑब्जर्व्ड वेरिएबल है। जब भी ऑब्जर्व्ड वेरिएबल होगा, मेजर्ड वेरिएबल होगा, वो इस फॉर्मेट में एमओएस के अंदर शक्ल इस तरह की बनाएंगे हम। लेकिन हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड विद योर जॉब, ये क्वेश्चन है, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन है, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन के एक क्वेश्चन से नहीं, हम 2 3 4 5 क्वेश्चन से जॉब सेटिस्फेक्शन मेजर करते हैं। इट मीन जितने भी दुनिया में सोशल साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट हैं वो डायरेक्ट मेजर नहीं होते, उनको हमेशा नंबर ऑफ क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन के साथ किसी भी कॉन्सेप्ट को मेजर किया नहीं जा सकता, उसको मल्टीपल क्वेश्चन से मेजर करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो वेरिएबल होगा जिसको मल्टीपल क्वेश्चन से मेजर करते हैं, वो अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल, और वो एक बेजवी शक्ल में, ठीक है ना, ओवल शेप में, वो आप लोगों के सामने एसपीएस एमओएस के अंदर हम शो करेंगे। और ये आगे से जितने क्वेश्चन होंगे, मतलब आपने जॉब सेटिस्फेक्शन है, अनऑब्जर्व्ड है। जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है? इसके आगे हम लोगों से कितने पूछते, 5 क्वेश्चन पूछे हैं, तो पांचों के पांचों क्वेश्चन की आगे वैल्यू ऑब्जर्व्ड है। पांचों के आगे वैल्यू क्या है? तो जब भी हम एमओएस में डायग्राम ड्रा करेंगे तो अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल ये होगा, और उसके आगे 5 बॉक्सेस बनाएंगे कि ये अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल फर्दर 5 ऑब्जर्व्ड वेरिएबल को मिलने से ऑब्जर्व हो रहा है। तो अभी जरूरी है कि दिस शेप विल बी नोन एज अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल, और ये शेप होगी ऑब्जर्व्ड वेरिएबल का, अनऑब्जर्व्ड के नाम से। ये ऑब्जर्व्ड है और ये क्या है? अनऑब्जर्व्ड। मेजर्ड, अनऑब्जर्व्ड,
ऑब्जर्व वेरिएबल, लेटेंट वेरिएबल। लेटेंट वेरिएबल जो डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता बल्कि नंबर ऑफ क्वेश्चन से मेजर किया जाता है। अब एसपीएसएस में क्या होता है, आपने आईवी का इंपैक्ट डीवी पे चेक करना है। डीवी के भी 5 क्वेश्चन हैं। अब डीवी वेरिएबल के भी 5 क्वेश्चन हैं। तो एसपीएसएस में क्या करेंगे बोला, हम क्या करेंगे, उन 5 क्वेश्चन का मीन निकाल लेंगे, आईवी बनाएंगे, उन 5 क्वेश्चन का मीन निकालेंगे, डीवी बनाएंगे। उसमें क्या होता है कि तमाम क्वेश्चन को कंप्यूट करके फाइनल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है कि उसके 5 क्वेश्चन है, 5 को मीन निकाल लो, 5 का मीन निकाल लो। ये था जब स्ट्रक्चर मॉडल में लोग कहते हैं क्यों मीन निकालने, भाई हो सकता है मीन निकालने से जो उनके दरमियान एरर टर्म में जो वेरिएंस है वो मेजर हो जाता हो। जैसे एक रिस्पोंडेंट ने 5 क्वेश्चन पूछे, 5 क्वेश्चन में उसने टिक किया 777 और 2 क्वेश्चन में उसने टिक किया 22। तो 5 5 15 2 19 19 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपको 4 पॉइंट समथिंग देगा पॉजिटिव साइड पे वेरिएंस। हालांकि उसके 3 पॉजिटिव साइड पे 2 किस तरफ है। तो वो क्या था कि एसपीएसएल में जब हम डायरेक्ट ऑब्जर्व वेरिएबल से एनालिसिस रन करते थे तो ये वाली लिमिटेशन थी। लोग कहते थे हम अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे। इस बिना पे लोगों ने कहा कि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन से मतलब ऑब्जर्व क्वेश्चन से अनऑब्जर्व कंप्यूट करनी और अनऑब्जर्व से उसके तक, ताकि हम उधर जो वेरिएंस पाया जाता है उसको भी मेजर कर सकें जो क्वेश्चंस के दरमियान है, जो वेरिएबल के दरमियान है। तो यहाँ पे जब हम डाटा एनालिसिस रन करेंगे तो इस तरफ देगा, हम नाम देंगे आईवी, हम नाम देंगे डीवी और इसके साथ फिर इसको फिर शक्ल बदल जाएगी। ये शक्ल हो जाएगी इस तरह। ये चेक करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके शुरू में क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन को करेंगे अब ये है कि क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, ये 5 क्वेश्चन को खुद भी वो मेरे हमने नहीं बताना, कहा इसके ये 5 क्वेश्चन है। इसी तरह इसके जो है वो 3 क्वेश्चन फर्ज करें, एरो देन में रखिए, एरो किस तरह जाते हैं। जब आईवी डीवी को चेक करना है आपस में तो आईवी को मूव करवाना है डीवी की तरफ, लेकिन ये जो क्वेश्चन होंगे ये बताता है कि आईवी इन 5 क्वेश्चन से मिलकर बना है, आईवी इन 5 क्वेश्चन से, डीवी इन 3 क्वेश्चन से मिलके बनेगा। वहां पे हम डायरेक्ट खुद कंप्यूट कर देते हैं, यहाँ पे हम कंप्यूट नहीं करते। तो दिस इज अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल, दिस आर द ऑब्जर्व्ड वेरिएबल। तो इसको हम लेटेंट बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जर्व। ये एक्सोजीनियस है और ये वाला जो आप पे डिपेंडेंट है क्या है, एंडोजीनियस है। किसी को मसला हो, ये जो 3 क्वेश्चन ये कौन से हैं? हमने डीवी जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब स्ट्रेस, जॉब सेटिस्फेक्शन की तो 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 क्वेश्चन। आप अपने जॉब से कितना सेटिस्फाई है? अगर आपको शाम को 9 बजे फारिग किया जाए, 8 बजे की जाए तो आप आपका जॉब छोड़ेंगे, ठीक है। वो तो आपसे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लोग पूछते हैं ना, तो वो जो क्वेश्चन पूछने बेसिकली वो ऑब्जर्व ही होते हैं ना, आप उनमें से 1 to 7 में से रैंक करते हो। तो ये क्वेश्चन कितने क्वेश्चन से ऑब्जर्व करवाया गया, सब 3 क्वेश्चन। वो 3 क्वेश्चन, उन तीनों क्वेश्चन को एसपीएसएस में कंप्यूट करते थे। अब यहाँ कंप्यूट नहीं करेंगे, बस एरो डाल देंगे कि ये वेरिएबल इन 3 क्वेश्चन पे बनता है। वो क्या करेगा, वो 2 वेरिएबल का भी एरर निकालेगा, वो क्वेश्चन का भी एरर निकालेगा। एसपीएसएस में सिर्फ वेरिएबल का एरर काउंट होता था, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन का एरर काउंट है। इसमें ये फीचर है कि आप इसमें 1 स्टेप मोर मतलब फर्दर डेप्थ में जाकर बात करते हो। यहाँ पे हम ये नहीं पकड़ सकते थे कहाँ रिस्पॉन्डेंट ने नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया है। यहाँ पे ये बताता है कि फलां क्वेश्चन में लोगों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, फलां क्वेश्चन में लोगों ने नेगेटिव दिया है, और ये वेरिएबल की जो वैल्यू है वो अफेक्ट हो रही है फलां क्वेश्चन में लोगों के नेगेटिव आंसर देने की वजह से। यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे जो नंबर ऑफ आइटम है उनका आपस में हम वैल्यू चेक करेंगे, रिलेशनशिप की वैल्यू देखो। मेजरमेंट मॉडल जब नेक्स्ट वर्कशॉप में रन करेंगे उसमें इन डेप्थ में से इसी पे बात होगी। नेक्स्ट क्लास है हमारी, वो इसी पे बात होगी कि ये क्वेश्चन ऑब्जर्व्ड और अनऑब्जर्व्ड आपस में किस तरह रिलेट होते हैं। अभी ये है कि ये 2 वेरिएबल हैं और इनमें हम डायरेक्टली कंप्यूट नहीं करेंगे बल्कि इनडायरेक्टली हम क्वेश्चन के थ्रू मेजर करेंगे। अभी हम ट्राई करते हैं तो आपको मैं कोई एग्जांपल से चेक करता हूं। जो कुछ कैलकुलेटेड वेरिएबल है जिस तरह बॉडी सरफेस एरिया है वो हम वेट और हाइट से निकालते हैं, वो तो मेजर्ड वेरिएबल ही कंसीडर होगा, अनऑब्जर्व्ड नहीं होगा। जी बिल्कुल ऐसे जी। तो इसमें भी आपने कहा कि अगर कोई रिस्पोंडेंट है 3 क्वेश्चन आंसर दे रहा है पॉजिटिव साइड पे
और 2 के जगह नेगेटिव साइड थी, उसको मीन निकाल कर मार्जिन जो है वैल्यू कम फैक्ट नहीं आएगा। डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इन केस अगर हम नेगेटिव क्वेश्चन भी यूज कर रहे हैं अपने क्वेश्चन में, तो वो रिवर्स क्वेश्चन है, वो तो हम उसको रिकॉर्डिंग करते हैं ना, उसको रिवर्स कोड करते हैं ना, वो तो हमारे पास कोडिंग ऑप्शन है, वो तो नहीं हम डेट लेंगे ना। लेकिन मेरा कहने का मौका है कि नेगेटिव क्वेश्चन है वो स्पेस में नहीं पकड़ सकते थे। अब यहाँ पे फर्स्ट करें कि स्टूडेंट ने 7 2 टिक कर दिया, उसमें तो उसने कंप्यूट करके टोटल वैल्यू दे देनी है 5 पॉइंट समथिंग, पर यहाँ पे मुझे इंडिकेट करेगा इन 2 की वैल्यू कम है। इसका मतलब है कि ये 2 क्वेश्चन की वजह से बाकी क्वेश्चन डिस्टर्ब हो रहा है। ये मेजरमेंट मॉडल में भी इन डेप्थ में डिस्कशन होगी, क्योंकि जब हम लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, मैं लास्ट में भी ये बड़ी डेप्थ में डिस्कशन हुई थी, जब लोगों से हम क्वेश्चन पूछते हैं कि जनाबे वाला आप सेटिस्फाई तो नहीं, अगर तो वो पहले क्वेश्चन पे 7 टिक करता है ना, तो उसे तमाम क्वेश्चन पे 5 6 7 पे ही टिक करना चाहिए, अगर रिवर्स क्वेश्चन नहीं है। अब लोग कहते हैं ये क्या तुम बकवास कर रहे हो। ओ भाई मुझे पता है, स्टैटिस्टिशियन है ही वो, क्वांटिटी रिसर्च का मतलब ही है, मुझे पहले से पता होता है कि लोग क्या करेंगे। मैं ये नहीं कहता बंदा जवाब में सेटिस्फाई कि नहीं सेटिस्फाई, मैं ये कहता हूं अगर उसने पहले क्वेश्चन पे सेटिस्फाई टिक किया तो बाकी 4 क्वेश्चन चूंकि सेटिस्फेक्शन पे है तो चारों पे 6 7 5 देना चाहिए, वो न्यूट्रल या नेगेटिव रिस्पांस नहीं देना चाहिए। यहाँ पे मतलब क्या है, वो सेटिस्फाई था, लेकिन यहाँ पे आकर न्यूट्रल नेगेटिव रिस्पांस दे रहा है, या तो उसको क्वेश्चन समझ नहीं आई या वो बगैर देखे क्वेश्चन मिल गया। तो ऐसे डाटे जो होते हैं वो आपके रिजल्ट को खराब कर देते हैं। तो इमोस इन डेप्थ में जाके एससीएम इन डेप्थ में जाके क्वेश्चन बताते हैं इन 2 क्वेश्चन में लोगों ने रिस्पांस सही नहीं दिया हुआ, या तो उसको रिटेन करो या इसको डिलीट करो। क्लियर हो गया, समझ आ गई ना। इसके अंदर आप लोगों ने देखना कि ये इस लेवल पे जाके एनालिसिस करता है। और हम बात अक्सर करते हैं ना एटम डिलीट कर दो, एटम रिटेन करो, वो इन वैल्यूज की बिना पे करते हैं, इसलिए कह रहा हूं वो सीएफए ईएफए का पार्ट है, उसके अंदर की डिस्कशन होती है। तो कहने का मकसद है कि इसमें डायरेक्ट पाथ का एनालिसिस होता है ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स एसपीएसएस के अंदर। इमोस के अंदर आप करते हो अनऑब्जर्व्ड को लिंक करवाते हो ऑब्जर्व्ड क्वेश्चन के साथ, इसका ये स्ट्रक्चर बन गया पूरा, वो डायरेक्ट आईवीडी थी कि स्ट्रक्चर बन गया, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर मॉडल। क्लियर हो गया। अब 2 डीबी आ जाते हैं, एक आईवी 2 डीबी, वो भी आगे से 3 क्वेश्चन से मिल गया है। ठीक हो गया। तो अल्टीमेटली ये तो स्ट्रक्चर एनालिसिस पॉसिबल ही किसमें, इमोस के अंदर पॉसिबल है, लेकिन ये वाला एनालिसिस किसमें पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं इसको कर दूंगा 2 डीबी, देन ये स्पेस में पॉसिबल है नो। तो ये भी किसमें एनालिसिस होगा, इमोस के अंदर एनालिसिस होगा, क्योंकि इसमें 2 डीबी हो गए ना। तो इसको बोलेंगे जिसमें तमाम वेरिएबल ऑब्जर्व हो, जिसमें तमाम वेरिएबल क्या हो, ऑब्जर्व हो, पाथ एनालिसिस। सही हो गया। और जिसमें तमाम वेरिएबल ऑब्जर्व और अनऑब्जर्व का स्ट्रक्चर हो तो ये स्ट्रक्चरल मॉडलिंग है। ये दोनों में डिफरेंस है, बाद में क्वेश्चन आना था, मैंने पहले बता दिया। ऐसा मॉडल जिसमें 1 से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो या कॉम्प्लेक्स मॉडल हो और तमाम के तमाम वेरिएबल क्या हो, ऑब्जर्व हो। एक बंदा कहता है भाई आई हैव नो कंसर्न, मुझे नहीं जरूरी है कि मैं ईएफए सीएफए रन करूं, मुझे डेवलप्ड स्केल मिला, मेरा कोई हक नहीं बनता मैं इसके ऊपर कंफर्मेटिव फैक्टर एनालिसिस लगाऊं, एक्सप्लोरेटिव फैक्टर एनालिसिस लगाऊं। फिर क्या करोगे भाई तुम, सर मैं डायरेक्ट रन करूंगा। वो करता है एसपीएसएल में जाता है, तमाम वेरिएबल को कंप्यूट करता है, वो सीएफए में बिलीव नहीं करेगा, तो सीएफए मेरा काम ही नहीं है, जो मेरा डाटा है मुझे उसके ऊपर बताओ। मल्टीपल रिग्रेशन रन करके या कॉम्प्लेक्स मॉडल के थ्रू पे मेरे हाथ रिसेप्ट हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, तो वो लोग पाथ एनालिसिस रन करते हैं। ये भी सेम एसपीएसएल वाला तरीकेकार, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके तमाम वेरिएबल क्या होते हैं, ऑब्जर्व्ड होते हैं, लेकिन मल्टीपल डिपेंडेंट आ गए तो इमोस में आ गए। लेकिन आप कहते हैं नहीं, मैंने विद क्वेश्चंस ऑब्जर्व्ड भी अनऑब्जर्व्ड भी और पूरे का पूरा स्ट्रक्चर मेजर करना है, तो फिर आप लोग एससीएम की तरफ जाते हो। तो पहले हम पाथ एनालिसिस सीखेंगे आज और फिर एससीएम सीखेंगे। पाथ एनालिसिस जब रन करना है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सीएफए ईएफए रन करें, वैसे जरूरी है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूं नो। हमें जिस तरह एसपीएसएल में रन करते हैं मॉडल फिट चाहिए, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस चाहिए और कोफिशिएंट चाहिए। इसी तरह जब पाथ एनालिसिस रन करेंगे, मेरा कोई तलब नहीं सीएफए ईएफए से, मुझे मॉडल फिट चाहिए, मॉडल फिट डिसीज, मुझे इसके कोफिशिएंट्स चाहिए। ठीक है, तो वो हम लोगों को इसके अंदर से मिल जाएंगे कोफिशिएंट के मॉडल फिट की। वो क्या होगा कि आपने सिंपल ऑब्जर्व वेरिएबल के साथ मॉडल रन किया टाइम सेव करने के लिए, इस बिलीव के साथ कि ये फैक्टर स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रूव्ड है। लेकिन जब आप बात करते हैं
स्ट्रक्चरल क्वेश्चन मॉडलिंग को रन करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप पहले CFA प्रूव करें। CFA EFA आखिर पे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, लेकिन नेक्स्ट वर्कशॉप में आपके साथ डिस्कशन भी होगी, उसमें आपको एक पैनल डिस्कशन का पेपर भी शेयर करूंगा कि उसके अंदर किस तरीके से बहस करते हैं CFA EFA वाले, और CFA EFA कब लगाना है कब लगाना है। पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मसला है कि CFA कब लगाना है, EFA कब लगाना है। लेकिन मैं आपके साथ फाइंडिंग शेयर करूंगा जो मेरी आज तक सम अप है पिछले 10 साल की, कि व्हाट मीन CFA व्हाट मीन EFA। मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोगों की जिंदगी आसान करनी है तो SEM में ना घुसाओ। अगर आपका वेल डेवलप्ड स्केल है और आपने कोई भी उसमें चेंजेस नहीं लाए, आप एक स्टडी को रेप्लिकेट कर रहे हो, स्टडी को कर रहे हो, उस बंदे ने तो EFA CFA लगा के तो मॉडल दे दिया ना, हम उस मॉडल में कोई नई चीज इंटीग्रेट नहीं कर रहे, कोई भी चीज नहीं डाल रहे, आप उसको SEM की बजाय CFA EFA में दलील करने के लिए उसको एग्जैक्ट पाथ एनालिसिस में काम करवा दें, क्योंकि आपने कोई नई चीज डाली नहीं है। जैसे ही कोई नया वेरिएबल आप अपनी स्टडी में इंटीग्रेट करेंगे, या आपने 5 पेपरों से एक वेरिएबल लिया और उनको आपस में इंटीग्रेट किया, तो वहां पे जाके आप लोगों को EFA CFA दरकार होगा जब मल्टीपल होंगे, जब आप किसी भी थ्योरी में नया वेरिएबल इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का इशू आना शुरू हो जाएगा जब नया वेरिएबल आएगा। जब आपको नया वेरिएबल लेके नहीं आ रहे, आपकी स्टडी रेप्लिकेट हो रही है, तो फिर आप सिंपल डायरेक्ट पाथ एनालिसिस लोगों से रन करवाएं, उनके रिजल्ट में अपना टाइम भी बचाएं, हमारा टाइम भी बचाएं, और रिजल्ट को इंटरप्रेट करके गुजारें कि हमारे रिजल्ट उस स्टडी को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। लेकिन जैसे ही नया वेरिएबल आएगा, देन वी आर बाउंड टू परफॉर्म स्ट्रक्चरल क्वेश्चन मार्क। पाथ एनालिसिस में हम ये कंप्यूटर यूज करेंगे, देन हाँ, ये कंप्यूटर, सब कुछ कंप्यूटर होगा। ये SPSS पे भी एज SPSS में एक का DB होता है, इसमें मल्टीपल DB होते हैं, वो अपने टाइम रन करने तो लेकिन वो फायदा तो कुछ ना होगा, वो एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली हम एट द सेम टाइम उसको रन नहीं कर सकते। हाँ, उसमें नहीं रन कर सकते ना। हाँ, वो वन टाइम, वो मतलब एक बात करता हूँ, मैंने पहले बोला कि 2 टीचर हैं, अलग-अलग चेक करेंगे, सेटिस्फेक्शन हाई है, पर दोनों की मौजूदगी में सेटिस्फेक्शन क्या आती है, तो पाथ में वेरिएशन तो आएगी ना, पाथ में वेरिएशन तो आएगी। हाँ, दैट्स व्हाई कि वहां पे हम लोगों को फिर एमओएस की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन क्लियर? मुझे पढ़ाने का शौक है, पढ़ो ना।